Hello students, welcome back. In new lecture today we are going to start new chapter that is the nervous system. इस चैप्टर को हमारे एनसीईआरटी में लिखा है केमिकल कोऑर्डिनेशन लिखा है, इसको लिखा है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो इसमें हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है। मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के आसपास घूमते हैं। वो आपसे पूछेगा रीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन कब होते हैं, इसका सीक्वेंस बना के दिखा दो। साइनेप्स में जो है इम्पल्स कैसे पास होते हैं ये बता दीजिए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपने ध्यान देना है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के क्या फंक्शन है वो आपसे ये पूछेगा। आईज के कौन से पार्ट के क्या फंक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ विजन पूछेगा आपसे। और थोड़ा सा इंटरनल ईयर के बारे में जनरल आइडिया हमें लेना है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से टफ भी बना देते हैं। खैर तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन। तो आपको ये बताना है कैसे होता है डीपोलराइजेशन, कैसे होता है रीपोलराइजेशन। आपको ये घटनाएं दी हैं, ये आपको घटनाएं दी हैं और ये आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है। तो जरा देखते हैं क्या है। पहला है स्टिमुलेशन अप्लाइड एट द साइट ऑन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, इंक्रीज परमेबिलिटी फॉर सोडियम, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इंक्रीज परमेबिलिटी फॉर पोटेशियम, रिस्टोरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो ये आपको पता लगाना है कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या है। देखिए मैं आपको सारा बताता हूं। जब हमारा न्यूरॉन किसी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं वो पोलराइज है। कैसे है वो पोलराइज है, रेस्ट कंडीशन में है। और इस कंडीशन में जो हमारी जो एक्सोलेमा है जिसको न्यूरिलेमा कहते हैं, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन मान लीजिए, वो पूरी तरीके से क्या है, सोडियम के लिए इम्परमिएबल होती है और पोटेशियम के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। मतलब जो है पोटेशियम जो है वो बाहर वहां पर ज्यादा निकल रहा है पोटेशियम, और बदले में सोडियम कम आ रहा है। और साथ साथ यहाँ पर एक सोडियम पोटेशियम पंप भी चलता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक्सोलेमा के बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और एक्सोलेमा के अंदर की साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इस बात को हम कहते हैं पोलराइजेशन, मतलब रेस्ट। और यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसकी वैल्यू -70 से लेकर -90 मिलीवोल्ट के आसपास होती है। लेकिन जैसे ही जब किसी पॉइंट पर हमें कहीं से स्ट्रेस मिलता है तो फिर जानते हैं क्या होता है, उस पॉइंट पर सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है और वहां पर एकदम से जो एक्सोलेमा है उसकी जो परमेबिलिटी है वो सोडियम के लिए अचानक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बहुत ज्यादा जो है सोडियम जो है एक्सोलेमा में एंटर करता है। बहुत सारा सोडियम अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लेके जाता है और जिससे क्या होता है, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और बाहर जो है उसकी कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस चार्ज के डिफरेंस की वजह से ही उसके अंदर एक जो है पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसी को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं और वही ये इम्पल्स बन जाती है। अब यही इम्पल्स है, इम्पल्स का मतलब है यही मैसेज बन गया, ठीक है, यही मैसेज बन जाता है। तो बाहर की मेम्ब्रेन अब क्या हो गई है, बाहर की मेम्ब्रेन अब हो गई है नेगेटिव, अंदर की हो गई पॉजिटिव। इस बात को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और जैसे ही आपको पता है जो हमारे न्यूरॉन है उसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है और जैसे ही किसी पॉइंट से वो एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ जाता है तो क्या होता है बेटा, जो जहां से एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ गया वहां पर क्या होगा, फिर से जो है मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी पोटेशियम के लिए बढ़ जाएगी, पोटेशियम अंदर आने लग जाएगा और जो है कुछ ही देर के बाद में, सेकंड से भी कम टाइम में क्या होगा, चार्ज की जो ओरिजिनल कंडीशन थी वो रिस्टोर हो जाएगी। मतलब इस बात को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। बस आपने याद करना है, अगर डीपोलराइजेशन होगा तो सोडियम की वजह से होगा, अगर डी होगा तो सोडियम के लिए होगा और अगर रीपोलराइजेशन होगा तो फिर जो है वो पोटेशियम की वजह से आएगा। तो इसी का आपने सीक्वेंस पता लगाना है। जरा देखते हैं क्या है, देखते कैसे होगा ये। पहला है स्टिमुलस अप्लाइड एट द साइट ऑफ द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो आई थिंक ये तो पहला होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ स्टिमुलस दे रहे हैं। इंक्रीज परमेबिलिटी फॉर सोडियम, सेकंड ये बन सकता है। जनरेशन एक्शन पोटेंशियल थर्ड ये बन सकता है आराम से। इंक्रीज परमेबिलिटी फॉर पोटेशियम, उसके बाद हाँ ये बन गया
रिस्टोरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। हाँ तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो पहला तो ये लग रहा है, दूसरा ये आ गया, थर्ड ये आ गया, इसके बाद ये और इसके बाद ये। हाँ तो ये ठीक है। तो बताइए क्या सीक्वेंस बनेगा। तो हमारा आंसर ये फर्स्ट ही आ गया। ठीक है, फर्स्ट ही हमारा आंसर आ गया है। जैसे मैंने आपको समझा, ये हमारा फर्स्ट ही आंसर यहाँ से आ गया है। ए पहले ए होगा, फिर ये बी होगा, सी होगा, डी होगा और ये ई होगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन। आपको कुछ 5 स्टेटमेंट दिए हैं, अब आपसे पूछा इसमें से कितने ठीक है। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ बन जाते हैं, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन कौन से गलत है, वो पूछा कितने रॉन्ग है। तो यहाँ पर गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा थ्रोट पढ़ना पड़ेगा। या देखते हैं ये है किस बारे में। अच्छा, ये साइनेप्स के बारे में बता रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा साइनेप्स की थ्योरी बताता हूँ। साइनेप्स होता क्या है। द जंक्शनल पॉइंट बिटवीन टू न्यूरॉन नोन एज द, उसे कहेंगे हम साइनेप्स कहते हैं। एंड साइनेप्स आर 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 हमारे पास में इलेक्ट्रिकल होते हैं, नंबर 2 केमिकल्स होते हैं। और जो दो मेम्ब्रेन होती हैं जो साइनेप्स बनाते हैं, एक को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दूसरी को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप होता है, उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब अगर ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत 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 कम, ना के बराबर है, तो एस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं। लेकिन अगर ये गैप काफी ज्यादा है 2 मेम्ब्रेन के बीच का, तो उसको हम कहते हैं केमिकल साइनेप्स कहते हैं। और आप जानते होंगे हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स बहुत कम है, ना के बराबर है, जबकि हमारी बॉडी में केमिकल साइनेप्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो बेटा ये तो था डिफरेंस साइनेप्टिक क्लेफ्ट को लेकर। अब जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट अलग है तो फिर इसकी वर्किंग भी अलग होगी। जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं उसमें एसिटाइल कोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज नहीं होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं होता है। उसमें बड़े आराम से जो इनर इंपल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चली जाती है। ठीक ऐसे ही जाती है जैसे कि एक सिंपल से न्यूरॉन में नर्व इंपल्स जाती है। लेकिन जो केमिकल वाले हैं, केमिकल साइनेप्स में क्या होगा बेटा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर क्या होंगे, रिसेप्टर लगे होते हैं और वहां से क्या निकलेगा, साइनेप्टिक वेसिकल होती है ना, साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल होती है, उसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन कहते हैं। वो रप्चर हो जाती है, एसिटाइल कोलिन जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर बने हुए हैं वो उसको रिसीव करते हैं और तब जाके वो वहां पर सोडियम के लिए परमिबल हो जाती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और तब जाके वहां उसी इंपल्स को फिर से बनाया जाता है। तो एक छोटा सा हमने आपको रिविजन टाइप दिया है। अब इसी के बेस पे आपको पता लगाना है कौन से स्टेटमेंट, ठीक है, या देख लेते हैं। There are 2 type of synapse, namely electrical and synapse and chemical synapse। हाँ तो सही है बिल्कुल, ये पहला स्टेटमेंट सही है। ये मैंने आपको बताया भी 2 टाइप का है और ये किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बेस पर है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। ठीक है, ये भी बात सही है, इलेक्ट्रिकल वाले हमारी बॉडी के पास में बहुत कम है, ज्यादातर केमिकल वाले होते हैं। चलो ये भी सही हुआ। एट केमिकल साइनेप्स the membrane pre and post synaptic neuron are in very close proximity। नहीं, ये बताइए रॉन्ग है। अभी तो मैंने बताया आपको केमिकल में 2 मेम्ब्रेन के बीच में काफी गैप होता है, यानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट वहां पर थोड़ा ज्यादा डेवलप होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं होता। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। तो अब तक 2 ठीक है, आगे देखते हैं। Transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to the impulse conduction along a single axon। बताओ बेटा, हाँ ये भी ठीक है, जितना मैंने बताया आपको, क्योंकि उसमें न्यूरोट्रांसमीटर तुम्हें नहीं निकलेगा, उसमें सिंपल बड़े आराम से जो है इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये भी ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट, एट केमिकल साइनेप्स the membrane of the pre and post synaptic neuron are separated by a fluid space known as synaptic cleft। हाँ ये तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैं कह रहा आपसे बार बार कि वहां पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट ज्यादा डेवलप होगा। तो 4 स्टेटमेंट ठीक है कोई ऑप्शन, हाँ ये आ गया। तो बेटा इसका आंसर 4 आ गया। ठीक है, ये आंसर 4 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ज्यादातर इन्हीं के आसपास घूमता रहेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये है
ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस बाय एस्ट्रोसाइट, स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट ये चलिए बताता हूँ आपको माइलिन शीथ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द माइलिन शीथ देयर आर टू टाइप ऑफ द एक्सोन। नंबर वन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नंबर 2 हमारे पास में है नॉन माइलिनेटेड। तो डिफरेंस तो आप जानते हैं क्या होता है। ये माइलिनेटेड में क्या होता है बेटा, माइलिनेटेड में क्या होता है, जो न्यूरिलेमा है ना उसके नीचे फैट की बनी हुई एक लेयर होती है, उसको माइलिन शीथ कहते हैं, बस खत्म। और जो नॉन माइलिनेटेड है उसमें ओनली एंड ओनली क्या होती है, सिर्फ एक्सोलेमा होती है, उसमें माइलिन शीथ नहीं होती है। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो माइलिन शीथ है ये खास टाइप की, जो एक्सोलेमा है ये खास टाइप की सेल से मिलकर बनती है, उन्हें कहते हैं स्वान सेल कहते हैं। तो अगर आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, मतलब ब्रेन की बात ना करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात अगर आप करें, तो अगर माइलिन शीथ है तो वो स्वान सेल ने बनाई होगी, अगर माइलिन शीथ नहीं है तो फिर वो स्वान सेल ने नहीं बनाई होगी। लेकिन अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना पड़ेगा आपको, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे स्वान सेल होती नहीं। अब जब वहां पे स्वान सेल नहीं होती है बेटा, तो फिर वहां पर माइलिन शीथ को बनाने के लिए दूसरी सेल होती हैं, उनको कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या कहते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो स्वान सेल तो ये बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो स्वान सेल होती है वो पेरिफेरल में बनाती हैं, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं वो कहाँ बनाएंगी, वो बनाएंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये ओलिगोडेंड्रोसाइट चीज क्या है बेटा, नर्वस सिस्टम को पैक करने के लिए, नर्वस टिश्यू को पैक करने के लिए एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको हम कहते हैं न्यूरोग्लिया सेल। और तो ये एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये सारे के सारे जो हैं न्यूरोग्लिया के ही टाइप होते हैं। तो देखते हैं क्या बेटा, स्वान सेल तो होगी नहीं, ठीक है, स्वान सेल ये बना सकती है लेकिन ये नहीं बनाएगी, ठीक है, ये नहीं बनाएगी, ये बना सकती है लेकिन ये नहीं बनाएगी, ठीक है, ये बना सकती है लेकिन ये नहीं बनाएगी। बेटा ऑस्टियोक्लास्ट जानते हैं कौन सी सेल होती है, ऑस्टियोक्लास्ट तो होती है बोन डेस्ट्रॉइंग सेल, ये तो बोन को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो इसका तो माइलिन शीथ से दूर दूर तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो इसका आंसर क्या है बेटा, बताओ जल्दी से। ऑस्टियोक्लास्ट, फिर से वही आ गया, ऑस्टियोक्लास्ट आ गया। एस्ट्रोसाइट ये तो नहीं बनाएगी, चलो ये बना भी दे तो, लेकिन ये तो नहीं बनाएगी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो कौन बनाएगी, ये आ गया आंसर, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाएगी। लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, स्वान सेल बनाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाएगी कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये बात ध्यान रखनी है आपको। एक क्वेश्चन बड़ा पुराना सा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आज तक ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आप इसको याद करें। सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट। देखिए आप जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारा न्यूरॉन पोलराइज कंडीशन में होता है, रेस्ट पे होता है, तो इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करता है, उस टाइम क्या चलता है, सोडियम पोटेशियम पंप चलता है। इसमें 2 सोडियम को जो है बाहर निकाला जाता है, और 3 सोडियम को बाहर निकाला जाता है, और बदले में जो है 2 सोडियम को अंदर लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी। इसमें एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो 3 सोडियम को बाहर, 2 पोटेशियम को अंदर, यही है सोडियम पोटेशियम पंप। है कोई ऐसा, हाँ ये तो पहले ही क्वेश्चन आ गया, 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट और अच्छा क्वेश्चन हमारा बन गया, फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये भी पुराना क्वेश्चन है लेकिन आज भी एग्जाम में आता है। मेनिंजेस जानते क्या होता है, हमारे ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग है प्रोटेक्शन के लिए, हमारे ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग है प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें मेनिंजेस कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है भाई उसका सही सीक्वेंस बना के दिखाओ, इनसाइड से आउटसाइड चले तो उसका सही सीक्वेंस बना के दिखाइए। अरेक्नाइड, ड्यूरामेटर, पैरामीटर, ये तो नहीं है, आप जानते हैं। ड्यूरामेटर, पैरामीटर, अरेक्नाइड ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। अरेक्नाइड, पैरामीटर ये भी नहीं है। तो सही सीक्वेंस है बेटा, सबसे अंदर होती है पैरामीटर, उसके बाहर होती है
अरेक्नाइड, और सबसे बाहर की जो टफ मेम्ब्रेन है उसे कहते हैं ड्यूरा मैटर। तो बेटा इसका आंसर ही आ गया, ये दिया गया। लेकिन यहां मैं आपको दो क्वेश्चन और बताना चाहूंगा। पाया मैटर और अरेक्नाइड के बीच में एक स्पेस होता है, वही मैं आपको अलग से बता रहा हूं, उसे कहते हैं सब अरेक्नाइड स्पेस। क्या कहते हैं उसको? सब अरेक्नाइड स्पेस कहते हैं बेटा। ऐसे ही क्या है, अरेक्नाइड एंड ड्यूरा मैटर के बीच में एक फ्री स्पेस है, उसे मैं कहूंगा सब ड्यूरल स्पेस कहूंगा। क्या कहूंगा? सब ड्यूरल स्पेस कहूंगा। और इसमें जो सब अरेक्नाइड स्पेस है उसमें एक फ्लूइड भरा होता है, उसे कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि लिम्फ की तरह है। तो इतना काफी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी क्वेश्चन है, उससे पहले कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला सेंटर, हमारा एपिटाइट सेंटर जो हमें भूख को खाने के लिए कहता है, थर्ड सेंटर जो हमें प्यास बताता है, और सेटाइसी सेंटर जो हमें ये बताता है कि हमें कितना खाना खाना है, कितना पानी पीना है। ये सब कहाँ होता है? ये ब्रेन के जो है हाइपोथैलेमस में होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये याद करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इस बार भी आता है क्वेश्चन में। तो ये सब सेंटर हमारे हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच द कॉलम। ब्रेन के फंक्शन, ब्रेन के पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे किसका क्या काम है। जैसे कि है मेडुला ऑब्लोंगेटा, फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन, थैलेमस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिबेलम। तो आपको ये मेन तो याद करने पड़ेंगे किसका क्या काम है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको पता है हाइंड ब्रेन में होता है, ठीक है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और इसमें ज्यादातर क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में मोस्टली ज्यादातर आप याद कर लें, इनवॉलंटरी जो है, इनवॉलंटरी रिएक्शन के सेंटर होते हैं। जितने भी काम जो इनवॉलंटरी अपने आप हो जाते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग आना, स्नीजिंग होना, कफिंग होना, ब्रीदिंग होना, ये सारे के सारे सेंटर जो हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ही पाए जाते हैं। और यहाँ तक कि जो हमारी हार्ट बीट है, हार्ट बीट का भी कंट्रोल मेडुला के पास ही होता है, वहीं पर जो है कार्डियक सेंटर होता है। तो क्या आंसर आ गया इसका, बताइए क्या आ गया है। तो इसका तो ये फर्स्ट ही आ गया, ये तो ये इसी से मैच हो गया, इनवॉलंटरी ब्रीदिंग। फ्लोर ऑफ मिड ब्रेन का यहाँ कोई काम तो नहीं है, थैलेमस भी ज्यादा एक्टिवेट नहीं है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर आप जानते हैं ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है उसे हम सेरिब्रम कहते हैं, और ये दो आधे आधे जो है हेमिस्फीयर से मिलके बना है उसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और याद करता हूं, ये दो आधे आधे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, इनको जोड़ने के लिए वहां पर एक बैंड होता है जिसका नाम होता है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स ब्रेन, और किसी के ब्रेन के अंदर ये नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए जो हमारा सेरिब्रम है वहीं से हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बातचीत, हमारी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है वो सारा का सारा जो है सेरिब्रम से ही कंट्रोल होता है। वहीं पर हमारा स्पीकिंग जो स्पीच सेंटर है, वहीं पर हमारा राइटिंग सेंटर है, सब कुछ हमारा जो है सेरिब्रम में ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है मेमोरी, हमारी मेमोरी भी सेरिब्रम के अंदर ही रहती है। अगर किसी की मेमोरी लॉस हो जाती है तो इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि उसका सेरिब्रम डैमेज हुआ है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है क्या काम करेगा, ये आ गया सीट ऑफ मेमोरी, ठीक है। चलिए सेरिबेलम, सेरिबेलम आप जानते हैं ये भी दो आधे आधे जो है हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, जिनको हम सेरिबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं। और इनको बीच में जोड़ने के लिए एक वर्म लाइक पार्ट होता है जिसको हम वर्मिस कहते हैं। और आपने यहाँ एक ही क्वेश्चन याद करना है कि जो सेरिबेलम है वो हमारे जो मोमेंट है, जो हम चलते हैं, जो हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमारी मसल टर्न है, जो हमारा पोस्चर है, जो हमारा बैलेंस है, वो सारा का सारा सेरिबेलम से ही कंट्रोल होता है। यही हमें बैलेंस से जो है चलाता है। जब कोई आदमी ड्रिंक करता है, आपने देखा होगा जब कोई आदमी ड्रिंक करता है तो फिर वो अजीब से चलता है, इसे कहते हैं स्ट्रैगलिंग गेट कहते हैं।
क्योंकि जो अल्कोहल है वो सबसे पहले जाके इसी सेंटर को जाके डैमेज करता है, जिसकी वजह से वो जो ड्रंक पर्सन होता है वो सही तरीके से फिर चल नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेरिबेलम, सेरिबेलम क्या काम करेगा, वॉलंटरी मूवमेंट, ये हमारा चलना फिरना यही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारा मैच हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of condition reflex? Hand withdraw when pierced with needle, eye close when anything enter into a dam, during digestion food goes forward in alimentary canal, train dog salivate when you ring a bell। चलिए तो आसान क्वेश्चन है। कंडीशन रिफ्लेक्शन से पहले हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे जो हैं ऐसे रेस्पॉन्स होते हैं जो हमारी बिना मर्जी के ही हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और वो अपने आप हो जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं नॉन कंडीशनल, वो हमारी बॉडी के अंदर जन्म से होते हैं, जैसे स्नीजिंग है, कफिंग है, अगर हम गिर जाते हैं तो एकदम से उठ जाते हैं, अगर हमारा पैर किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर आ जाता है तो अपने आप वो खिंच जाता है। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी जो है रेस्पॉन्स होते हैं जिनको हमें पहले सीखना पड़ता है, पहले हमें उनको सीखना पड़ता है, उसके बाद अगर हम एक बार सीख लिए फिर वो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही हो जाते हैं। फिर हमें पता नहीं चलता वो काम कैसे हो गया। जैसे साइकिल, जैसे जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं फिर हम कैसे भी साइकिल चला सकते हैं, बाइक चलाना सीख गए, ड्राइविंग सीख गए, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना सीख गए तो फिर हम सीख गए, फिर हमें पता नहीं चलता वो हम अपने आप कैसे उसको जो है प्ले कर लेते हैं। या बहुत से आपने देखा होगा बिना देखे हुए जो है टाइप करते रहते हैं, वो आपसे बात करते रहते हैं और टाइप भी करते रहते हैं, ठीक है। वो टाइप तब नहीं देखते वहां क्या हो रहा है, वो तो सही सही हो रहा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक बार प्रैक्टिस कर रखी है। या डांस है, तो कोई भी काम जो हम सीख के करते हैं या हमारी आदत बन जाती है उससे करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम डॉग को ट्रेनिंग दें, घंटी बजाएं और उसे खाना दें तो उसे ये ट्रेनिंग की आदत पड़ जाएगी। हम जब भी घंटी बजाएंगे तो उसके माउथ में सलाइवा अपने आप बनने लग जाएगा, वो एकदम समझ जाएगा कि हाँ अब फूड मिलने वाला है। तो इसे हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। तो ये डेल्टा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैच द फॉलोइंग, ये हमने आई से लिया है। आई बहुत इंपॉर्टेंट है, आई से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर रखा रहता है हर एक एग्जाम में। तो यहाँ हम आई के अलग अलग पार्ट्स आपको बना के दिखा रहे हैं। चलिए, आई के पार्ट फोविया है, आइरिस है, प्यूपिल है, लेंस है, ऑप्टिकल नर्व है। फोविया आप जानते क्या होता है, फोविया येलो स्पॉट होता है। फोबिया क्या होता है, रेटिना में एक पॉइंट होता है जहां पर कोन बहुत ज्यादा होती है, वहां कोन ही होती है, वहां सबसे अच्छा इमेज बनता है, उसे हम कहते हैं येलो स्पॉट। इसका दूसरा नाम मैकुला लुटिया भी होता है। और आप जानते हैं कोन का क्या काम होता है, बताइए। कोन का काम होता है ब्राइट लाइट में कलर डिस्क्रिमिनेशन करना, ये कलर को पहचानने का काम करती है। और यहाँ पर क्योंकि फोबिया पर कौन सबसे ज्यादा होता है तो फिर यहाँ पर सबसे शार्पेस्ट इमेज यहीं पे बनता है। तो बेटा इस एक क्वेश्चन मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। सबसे पहले ये रेटिना का पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन इसमें सिर्फ कौन होते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर सबसे अच्छा इमेज बनता है, और कौन का एक काम हमने आपको बता दिया कलर डिस्क्रिमिनेशन है। कहीं ऑप्शन ऐसा, कलर देख लो कहाँ, हाँ ये है ट्रांसड्यूस रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट, मतलब कलर। तो ये यहाँ पे मैच हो गया है। आइरिस आप जानते हैं आइरिस होता है, आइरिस क्या काम करता था, ये आइरिस जो है वो आंख के अंदर जाने वाली अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये क्योंकि एक एपर्चर होता है प्यूपिल, तो आइरिस क्या काम करता है, उस प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा कर देता है। जैसे सपोज कीजिए हम डार्क रूम में बैठे हैं, एकदम से लाइट आती है तो हमारी आंख बंद हो जाती है, क्यों होती है बंद बताइए, कहीं ऐसा ना हो एकदम से बहुत तेज लाइट हमारी आइज को डैमेज कर दे, इसलिए आइरिस ऐसा करता है, ठीक है। तो उसका क्या काम है, आंख के अंदर जाने वाली लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करना। ये आ गया। और ये कैमरे, किसी कैमरे के डायफ्राम की तरह काम करता है। पहले कैमरे में डायफ्राम होता था, उससे हम जो है वो लाइट को एडजस्ट करते थे। नेक्स्ट प्यूपिल, प्यूपिल ठीक है हमने बता दिया। आइरिस के सेंटर में एक एपर्चर होता है जो यहीं से ही जो है लाइट आंख के अंदर, आइस के अंदर जो है एंटर करती है।
तो ये आ गया प्रोवाइड ओपनिंग ऑफ एंट्री ऑफ लाइट, ये यहाँ से आ गया है। लेंस, लेंस तो आप जानते हैं लेंस कहीं भी होगा उसका क्या काम होता है, लेंस का बताइए फोकस करना। लाइट रेज जो आ रही है उसको क्या काम करेगा, वो रेटिना पे भेजेगा ताकि वहां इमेज बन जाए। तो लेंस क्या करने वाला है, फोकस लाइट ऑन द रेटिना, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आप जानते हैं हम अपनी आंख से नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूंगा तो आपको अजीब लगेगा कि सर नहीं हम तो आंख से देखते, नहीं हम अपनी आंख से नहीं देखते हैं, हम हमारी आंख पे तो सिर्फ इमेज बनता है, हमारी आईज पे तो इमेज बनता है, वो भी उल्टा इमेज बनता है। फिर इस इमेज की इंफॉर्मेशन को ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन के जो ऑक्सीपिटल लोब है वहां पर इस इंफॉर्मेशन को ले जाती है और ब्रेन फिर हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। वो अलग बात है, देखने के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई चीज हम पहली बार देख रहे हैं तो हमारी समझ में नहीं आती ना वो क्या चीज है, क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारे ब्रेन के पास उसके लिए मेमोरी नहीं है। तो देखना या सुनना ये सब काम हम ब्रेन से करते हैं, ठीक है। नोज और आई पे तो सिर्फ इंपल्स बनती है। तो ये आ गया, तो है कहीं ऑप्शन, हाँ ये है, तो ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आ गया है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करता हूं मैं आपको, एन एरिया ऑफ द रेटिना विच डज नॉट हैव रोड एंड कॉन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लेकिन आता आज भी है। रेटिना पे 2 पॉइंट आपने याद करने पड़ेंगे, एक तो मैंने आपको येलो स्पॉट बता दे, चलिए। अब दूसरा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का दूसरा नाम होता है ऑप्टिक डिस्क। आपने याद करना, ब्लाइंड स्पॉट पे ना तो रोड होती है ना कोन होती है। जब रोड भी नहीं है कोन भी नहीं है तो यहाँ पर किसी तरह का कोई इमेज नहीं बनता है यहाँ पर। तो फिर ये क्यों है, क्योंकि यहीं से ही ऑप्टिक नर्व जो है आई ऑर्बिट से निकलकर ब्रेन के अंदर एंटर करती है। तो इस एक पॉइंट में आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो जहां पर रोड कौन नहीं है वहां पर कोई इमेज नहीं बनना है। कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा रेड स्पॉट, ब्लू स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। तो ऐसे आपको मिले ऑप्शन देगा ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट आ गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन इंटरनल ईयर पे करते हैं, इंटरनल ईयर इज फिल्ड विद, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनल ईयर में आप जानते क्या होता है, इंटरनल ईयर में जो है वो एंडोलिम भरा रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये आदि करने वाला क्वेश्चन है, एंडोलिम भरा रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखो वो पूछ रहा है एंडोलिम्फ जो है इंटरनल ईयर में भरा होता है, लेकिन बाहर इंटरनल ईयर के बाहर क्या है, पेरिलिम्फ है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन हमने ईयर पे उठाया, ईयर के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसका हम आपको फंक्शन बता रहे हैं। पिन्ना क्या काम करेगा, ईयर कैनाल क्या काम करेगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या काम करेगी। पिन्ना देखिए, पिन्ना क्या काम करता है बताइए। देखो पिन्ना, ये जो कान है इसे पिन्ना कहते हैं। तो ये पिन्ना क्या काम करता है, ये एटमॉस्फेयर से जो साउंड वेव है उसको कलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो है कोई ऑप्शन, देखो है कोई, कलेक्ट वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। हाँ, तो पिन्ना क्या काम करता है, साउंड वेव को इकट्ठा करता है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन का ये इसमें मिला हुआ दिया है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन बना के देगा, लेकिन यहाँ उसने ऑप्शन अपने आप मिला के दिए हैं। चलिए ईयर कैनाल क्या काम करने वाली है। उसके बाद पिन्ना खुल जाता है ईयर कैनाल में। ईयर कैनाल जो है इस साउंड वेव को कहाँ टकराती है, वो ईयर ड्रम जिसे कान का पर्दा कहते हैं, वहां जाकर इस वाइब्रेशन को स्ट्राइक कराती है। तो ईयर कैनाल क्या करने वाली है, पैसेज फॉर साउंड वेव फ्रॉम पिन्ना टू ईयर ड्रम। तो यहाँ पे मैच ही हो गया। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आप जानते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे को ही हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। जब साउंड वेव्स कान के पर्दे पर स्ट्राइक होते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और ये वाइब्रेशन ही बाद में इंपल्स बनेंगे। तो ये यहाँ पर आ गया, ईरोसिकल के पास लेके जाएगा। अब ईरोसिकल क्या करने वाली है, आपको पता है 3 ईरोसिकल होते हैं, उनको MIS कहते हैं, मेलियस इंकस स्टेप्स कहते हैं। स्टेप्स आप जानते हैं सबसे छोटी बोन है, और इसका सीक्वेंस भी पूछते हैं, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेशन जो है इन ईयर ऑसिकल से जाके टकराते हैं तो इनके जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लगभग 20 टाइम्स ज्यादा जो है इसके जो है वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि इनका साइज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है।
और आप जानते हैं जब साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो इनका प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। चलिए कॉकलिया, तो यहाँ मैच हो गया। कॉकलिया आप जानते हैं, कॉकलिया जो है इंटरनल ईयर है और सुनने में हमारा इंटरनल ईयर ही हेल्प करता है क्योंकि उसके पास में हियरिंग रिसेप्टर होते हैं। एक क्वेश्चन आप और याद करेंगे, कोक्लिया में भी एक ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, वहां से जो है वो सुनने वाली इंपल्स वहां से स्टार्ट होंगी। तो इसका आंसर ये आ गया है। यूज टेक इन ट्यूब, मिडिल ईयर से बेटा, मिडिल ईयर से एक ट्यूब हमारे फेरिंग्स में आके खुलती है। इससे क्या फायदा होता है? इससे ये फायदा होता है कि कभी अगर हमारे कान के आसपास बहुत तेज साउंड प्रोड्यूस हो जाए बेटा, तो फिर ये यूस्टेकिन ट्यूब क्या काम करता है, उस साउंड वेव को थ्रोट फेरिंग्स में भेज देता है और फिर वो माउथ के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और हमारे इंटरनल ईयर को डैमेज से बचा देता है। सपोज कीजिए आप जा रहे हैं, अचानक आपके आसपास कोई तेज साउंड प्रोड्यूस होता है, बम धमाका हो गया, कुछ भी हो गया, आप देखना आपका माउथ अपने आप खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? क्योंकि यहाँ से जो फालतू की साउंड है वो ईयर ने इस साउंड को आपके गले में भेज दिया, थ्रोट में भेज दिया, यहाँ से हम इसको माउथ के थ्रू फिर बाहर निकाल देते हैं। इससे हमारा इंटरनल ईयर जो है वो डैमेज से बच जाता है। तो इसलिए आगे मैं ऑडिटर, वो तो बता दिया ऑडिटर क्या काम करती है। हम अपने कान से नहीं सुनते हैं, कान से तो इम्पल्स बनती है, इम्पल्स को ऑडिटरी नर्व फिर जो है ब्रेन के अंदर लेके जाती है, फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या सुना है। वो एक अलग बात है। जो हम सुन रहे हैं उसको समझने के लिए पहले से एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जब हम किसी दूसरे कंट्री की लैंग्वेज सुनते हैं तो हमें अजीब सा लगता है कि भाई ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना उसके लिए। तो इसका आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका लास्ट चैप्टर बचा है एनिमल फिजियोलॉजी का, या कह लीजिए +1 का आपका लास्ट चैप्टर बचा है, फिर हमारे 2 चैप्टर +2 के बचेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।